हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा सारस्वत आप सभी का आकांक्षा सोशियोलॉजी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक भौतिकवाद, जो कि मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यह एक कार्ल मार्क्स का ही सिद्धांत है, इससे पहले मैंने कार्ल मार्क्स का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया था। और ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो पार्ट 1 है, इसमें हम सीखेंगे क्या है ऐतिहासिक भौतिकवाद, यानी इतिहास की व्याख्या, भौतिकवादी व्याख्या मार्क्स द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसको सीखेंगे। और इससे पहले के विचारकों ने इतिहास की व्याख्या किस रूप में प्रस्तुत की है, जैसे कि अगस्त कॉम्टे हैं और हीगल हैं। इनके विचारों को भी हम देखेंगे इस वीडियो में। इसके बाद वाला जो पार्ट 2 आएगा, उसमें हम उत्पादन प्रणाली, क्योंकि यह मूल आधार है उत्पादन प्रणाली मार्क्स के सिद्धांत का, तो इसको देखेंगे। और इसके साथ ही ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो पूरी एसेंस है, जो सार है, उसको समझेंगे, साथ ही इसकी आलोचना। इस वाले जो वीडियो है, ये जो सिद्धांत है, इसको पढ़ने के बाद आप अपना कोई भी राइटिंग एग्ज़ाम है, जैसे कि यूपीपीसीएस का या यूपीएससी, जो भी रिटन एग्ज़ाम है, उसके लिए आप लिखने के लिए आपको काफ़ी कुछ कंटेंट मिलेगा। और साथ ही आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं नेट के एग्ज़ाम, पीजीटी के एग्ज़ाम में, उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो आप इसके लिए भी काफ़ी अच्छा कंटेंट पा सकते हैं अगर आप इस वीडियो को समझ लेते हैं तो चलिए आज सीखते हैं कि क्या है ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो देखिए, ऐतिहासिक भौतिकवाद को मार्क्स ने अपनी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी, यानी कि जर्मन विचारधारा में प्रस्तुत किया। हमने इसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मार्क्स ने ये जर्मन आइडियोलॉजी लिखी है। पुस्तक के बारे में जानकारी मिल चुकी है आपको। तो इसके बाद में इतिहास को आर्थिक आधार पर प्रस्तुत किया है मार्क्स ने। आर्थिक आधार से मतलब होता है कि आर्थिक का तात्पर्य होता है धन से संबंधित, धन यानी भौतिक वस्तुओं से संबंधित। मार्क्स ने व्याख्या की है कि हमारा जो इतिहास है, यानी कि जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उसको हम इतिहास कहते हैं। तो वो जो इतिहास में जो भी घटनाएं घटी हैं, उसका मूल आधार क्या रहा है? भौतिकवादी आधार रहा है। भौतिकवाद से तात्पर्य होता है कि आपकी जो भी आप जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, भौतिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऐसे इन्होंने धन को, यानी आर्थिक उत्पादन प्रणाली को इन्होंने आधार माना है, ठीक है। तो इस आर्थिक आधार पर इन्होंने व्याख्या दी है। यह काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आता है कि आप आर्थिक निर्धारणवादी जो सिद्धांत किसका है, वह ये जो है आर्थिक निर्धारणवादी सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया है। आइए अब देखते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का तात्पर्य अर्थ क्या होता है। देखिए, ऐतिहासिक से तात्पर्य होता है इतिहास की घटना, यानी इतिहास, हिस्ट्री जो घटित हो चुकी है, उससे संबंधित जो भी घटनाएं इतिहास की घटना में आती है। और भौतिक यानी कि आर्थिक रूप से जो मार्क्स ने प्रस्तुत किया है भौतिकवादी सिद्धांत, ये मूल रूप से आर्थिकवादी सिद्धांत है। इसको हम इसीलिए आर्थिक निर्धारणवादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो इन दोनों के तत्वों पर आधारित होता है, यही ऐतिहासिक भौतिकवाद का आधार है। ओके, तो समग्र ऐतिहासिक विकास, जो भी हमारे समाज में विकास हुआ है, जितनी भी चीज़ें घटित हुई हैं अब तक, राजा महाराजाओं के युद्ध हुए हैं या फिर जो भी युग परिवर्तन हुआ है, वह सब इन्होंने जो मार्क्स है, इन्होंने आर्थिक आधार पर प्रस्तुत किया है। इसको ध्यान रखना है बस। ओके, स्टालिन ने कैसे व्याख्या दी है इसकी ऐतिहासिक भौतिकवाद की? तो ये कहते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद समाज के इतिहास का विज्ञान है। अर्थात कि हमारा जो ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत है ना, वो समाज की जो घटना घटित हो चुकी हैं, उनका वैज्ञानिक अध्ययन करता है, यानी साइंटिफिक रूप से, भौतिकवादी रूप से अध्ययन करता है, जिसको हम आर्थिक रूप से ही समझेंगे, क्योंकि मार्क्स ने इसको आर्थिक निर्धारणवादी वाद के रूप में प्रस्तुत किया है। तो अब हम देखते हैं कि मार्क्स के, देखिए, कोई भी हम पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी विचारक ने अध्ययन किया है तो उससे पहले उसमें क्या बैकग्राउंड रही है, उससे पहले क्या क्या अध्ययन करे गए हैं। तो आज हम देखते हैं कि मार्क्स से पूर्व के विचारकों ने किस रूप में इसको अध्ययन किया है। मार्क्स के पूर्व के विचारकों ने इतिहास की व्याख्या कैसे की है। तो यहाँ पे हमने लिया है अगस्त कॉम्टे। देखिए, अगस्त कॉम्टे को अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी वैसे, लेकिन अगस्त कॉम्टे अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगस्त कॉम्टे का। तो अगस्त कॉम्टे ने इतिहास की व्याख्या का आधार क्या बताया है? बौद्धिक विकास बताया है। बौद्धिक विकास से तात्पर्य होता है कि हमारा जो बुद्धि है, हमारी जो समझने की क्षमता है, उसका विकास, उसके विकास के आधार पर हमने अगस्त कॉम्टे ने इतिहास को वर्गीकृत कर दिया है। वर्गीकरण से मतलब है कि कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वो पार्ट्स रहे हैं, इसको हम लॉ ऑफ 3 स्टेजेस भी कहते हैं,
क्योंकि उन्होंने ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस भी कहते हैं। ओके, तो 3 स्तर का नियम भी कहा जाता है। इससे अलग से क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। ओके, तो इनको कहाँ पे प्रस्तुत किया है, मैं हमेशा बताती हूँ कि किस बुक में प्रस्तुत किया है, तो इनकी बुक का नाम भी याद रखना है। पॉजिटिव फिलोसफी में लॉ ऑफ 3 स्टेज बताया है। तो जो इतिहास के विकास का क्रम है उसको बौद्धिक आधार पर प्रस्तुत किया है अगस्ट कॉम्टे ने, और अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलोसफी में प्रस्तुत किया है। अब देखते हैं कि अगस्ट कॉम्टे ने वो 3 स्टेजेस कौन कौन सी बताई हैं। तो ये देखिए, धर्मशास्त्रीय अवस्था, ये सबसे पहली अवस्था है हमारे समाज के विकास की, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे थियोलॉजिकल स्टेज। ये कैसी अवस्था है, यह एक प्रकार से आप कह सकते हो कि इसमें ईश्वर को कॉन्क्रीट रूप में माना जाता है, ईश्वर को पूर्ण सत्ता के रूप में माना जाता है। ये माना जाता था कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास की चीज़ें घटना घटित हो रही हैं उसका मूल आधार क्या है, ईश्वर हैं। जो कुछ भी हम पत्ता भी हिल रहा है तो ईश्वर की मर्जी से हिल रहा है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है ईश्वर की कृपा। इसको हम एक प्रकार से अंधविश्वास भी कह सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा किसी चीज़ पर ईश्वर विश्वास कि आपको अपने कर्मों का ध्यान नहीं है कि आपके कर्म भी कुछ इफेक्ट डालते हैं, तो वो हम अंधविश्वास में ही रखते हैं उस कैटेगरी में। तो ये धर्मशास्त्रीय अवस्था एक प्रकार की ऐसी अवस्था थी जिसमें ईश्वर को ही सब शक्तिमान मान लिया जाता है, माना जाता है कि ईश्वर ही हर घटना को घटित कर रहा है। और इसमें जो मूल रूप से महत्वपूर्ण कौन थे, इसमें प्रीस्ट यानी कि पुजारी लोग सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं इस स्टेज में, कि यही समग्र घटनाओं को घटित कर रहे हैं और यही उनकी ईश्वर के मूल रूप से मूल जो ईश्वर है उन्होंने प्रीस्ट को सत्ता दे रखी है और प्रीस्ट चला रहे हैं समाज को। तो ये वो अवस्था थी। आई होप आपके समझ में आया होगा कि धर्मशास्त्रीय अवस्था क्या थी। अब बढ़ते हैं हम तत्वमीमांसी अवस्था। ये सेकंड स्टेज होती है जिसे हम मेटाफिजिकल स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ईश्वर में विश्वास तो किया जाता है, लेकिन ईश्वर को एक एब्स्ट्रैक्ट रूप में देखा जाता है, कॉन्क्रीट रूप में नहीं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक फीलिंग के रूप में। ये माना जाता है कि ईश्वर हैं जो कि हमारे समग्र घटनाओं को घटित कर रहे हैं, जो भी चीज़ हो रही है उस पर उनकी एक शक्ति है। बट कुछ तर्क भी लगाया जाता है, कुछ माना भी जाता है कि कोई भी घटना पूर्ण रूप से ईश्वर से नहीं चल सकती, इसमें कुछ तत्व हमारे कर्म के भी आ जाते हैं और कुछ तर्क लगाते हैं हम। इसको हम वर्तमान रूप में देख सकते हैं। हम ईश्वर पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन हम फिर भी अपना तर्क लगाते हैं कि ईश्वर कहाँ है, कैसे है, क्या है, थोड़ा सोचते हैं उसके बारे में, ठीक है। लेकिन जो तीसरी स्टेज जो आने वाली है, या फिर ये कहीं आ भी चुकी होगी, कोई ये आपके बौद्धिक लेवल है, आप कहाँ क्या सोचते हो, ठीक है। तो ये प्रत्यक्षवादी अवस्था है, पॉजिटिव स्टेज हम सभी जानते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि अगस्ट कॉम्टे ने गठित किया, प्रत्यक्षवादी अवस्था। तो प्रत्यक्षवादी अवस्था एक ऐसी अवस्था है, एक साइंटिफिक स्टेज कह सकते हैं, वैज्ञानिक अवस्था कह सकते हैं, जिसमें किसी भी चीज़ पर बिना किसी लॉजिक लगाए विश्वास नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो है प्रत्यक्ष हमारे सामने। हम किसी चीज़ को, हम गर्म चीज़ को छूने से हमारा हाथ जलता है तो जलता है, तो इसमें कोई और कुछ, वो वास्तव में जो चीज़ है वही प्रत्यक्षवादी अवस्था कही जाती है। तो इसमें हर व्यक्ति यह सोचता है, बिना किसी लॉजिक के किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो इन 3 स्टेजेस के माध्यम से अगस्ट कॉम्टे ने इतिहास की व्याख्या प्रस्तुत की है। तो अगस्ट कॉम्टे का हमने समझ लिया विचार के इतिहास का क्रम अगस्ट कॉम्टे ने 3 स्टेज पर दिया है, जिसका आधार है बौद्धिक विकास। अब हम देखते हैं जो सेकंड विचारक हैं कि हीगल ने किस रूप में प्रस्तुत किया है। हीगल ने अपने जो इतिहास है उसको विचारों के आधार पर प्रस्तुत किया है। विचार यानी कि हमारे थॉट्स, यह प्रभावित करते हैं समग्र चीज़ों को, समाज की। तो हीगल का जो सिद्धांत है उसको हम कहते हैं आदर्शवादी भौतिकवाद। इसको आदर्शवादी भौतिकवाद कहते हैं, जबकि मार्क्स क्या कहते हैं, ऐतिहासिक भौतिकवाद, ठीक है। तो हीगल का जो आदर्शवादी भौतिकवाद है इसको विचारों के आधार पर समझा जाता है। इनकी जो पुस्तक है वह है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। इनकी पुस्तक का नाम है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। और इस पुस्तक को, जैसे कि मैंने आप पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इसका जस्ट अपोजिट जो बुक है वो है मार्क्स की पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। ये हीगल की है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। इसमें इन्होंने विचारों को महत्व देते हुए इतिहास की व्याख्या की है। इसको और स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि देखिए विचार है, कि जो विचार है ना, ये विचार आधार है। जैसे हम किसी बिल्डिंग को देखते हैं, निचली बिल्डिंग होती है, वो विचारों की बिल्डिंग है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारा राज्य बनता है, वैसे हमारी शिक्षा बनती है, धर्म, साहित्य, कला और अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें पूरी की पूरी निर्भर किस पर है, विचारों पर। तो इन्होंने किसको आधार माना है, विचारों को, ठीक है।
विचारों को हीगल ने महत्व देते हुए इतिहास की व्याख्या की और माना है कि अब तक का जो भी इतिहास घटित हुआ है उसका आधार हमारे विचार रहे हैं। अब देखते हैं, हमने देख लिया इसके बैकग्राउंड, हीगल की, अगस्त कॉम्टे की, इन्होंने इतिहास की व्याख्या कैसे की। अब हम देखते हैं कार्ल मार्क्स का क्या है। कार्ल मार्क्स जो कि हम पढ़ रहे हैं, तो कार्ल मार्क्स ने अपना ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिसको हम आर्थिक निर्धारणवाद भी कहते हैं, को किस रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इनके खुद ही इनके कुछ वर्ड्स हैं, इनको देख लेते हैं कि क्या कहा है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स के अनुसार सभी सामाजिक, समाज से संबंधित, राजनीतिक यानी राजनीति से संबंधित, बौद्धिक हमारा इंटेलेक्चुअलिटी, बुद्धि से संबंधित, सभी धार्मिक, धर्म से संबंधित कानूनी पद्धतियाँ, सभी बौद्धिक दृष्टिकोण यानी अर्थात सभी चीज़ें आप देख सकते हो जो समाज के विकास में जन्म लेते हैं, वे सब जीवन की भौतिक अर्थात आर्थिक अवस्थाओं से जन्मे होते हैं। अर्थात इसका सार जो है वो यह है कि इसमें समग्र चीज़ों का आधार कार्ल मार्क्स भौतिक और आर्थिक मानते हैं। यानी जो कुछ भी घटित हो रहा है समाज में सब आर्थिक आधार पर देखते हैं, कार्ल मार्क्स की इकोनॉमी के आधार पर ही घटित हो रहा है। इनके इस विचार को हम स्पष्ट रूप से यहाँ समझ सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने, देखिए ये जो हमारी बिल्डिंग है, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग है, जैसे हम कह रहे हैं कि निचली फ्लोर होता है वो बेस आधार होता है, जिसको हम कहते हैं ये जो सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको सुपर स्ट्रक्चर या हिंदी में अधोसंरचना कहते हैं। ओके, इसको माना है कार्ल मार्क्स ने उत्पादन प्रणाली। ठीक है, उत्पादन प्रणाली को माना है अधोसंरचना या निचली संरचना या फिर सुपर स्ट्रक्चर। ओके, इस पर जो बिल्डिंग आधारित है वह है अधिसंरचना, जिसे कहते हैं सब स्ट्रक्चर। ये बिल्डिंग्स क्या क्या हैं? राज्य है, ये मानते हैं कि हमारी जो उत्पादन प्रणाली जो है वह उसी पर बेस्ड है। राज्य, शिक्षा, धर्म, साहित्य और कला, ये सारे जो समाज के अवयव हैं ये सब उत्पादन प्रणाली पर ही आधारित हैं। अगर इस उत्पादन प्रणाली में किसी भी प्रकार की उथल पुथल होती है या ये गिर जाती है बिल्डिंग, तो हमारी समग्र व्यवस्था डिस्ट्रॉय हो जाती है, समग्र व्यवस्था खत्म हो जाती है। तो ये मानते हैं आर्थिक निर्धारणवादी सिद्धांत यानी कि मार्क्स का सिद्धांत के अंतर्गत। अब आपको यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि उत्पादन प्रणाली होती क्या है। इसको मैं डिटेल में उत्पादन प्रणाली की सभी चीज़ों को, अवयव को और किस प्रकार से ये इफेक्ट डालती है हमारी समग्र समाज पर, इसको हम अच्छी प्रकार से अगले आने वाले पार्ट 2 में डालेंगे। दोस्तों, मैंने एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को नहीं डाला है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे नोटिफिकेशन बेल आइकन जो होता है उसको क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ like and subscribe my channel and share my video. Thank you.